दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनीज अकाउंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, शेयर्स इशू टू वेंडर्स, जिसमें कि आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसी स्टेप को और बेहतर तरीके से समझने के लिए दो क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आज इसका पार्ट 1 है और नेक्स्ट वीडियो इसके पार्ट 2 के तौर पर मैं आप लोगों को दूंगा, जिसमें कि कुछ और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इसी टॉपिक से आपको उसमें मिलेगा। तो आइए स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो इतना बता देना चाहूँगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर से, इसलिए क्योंकि जो वेंडर्स का टॉपिक है, बाय मीन्स शेयर्स का इशू करना टू द वेंडर्स, ये एक्चुअली इस चैप्टर से शेयर्स के लिए है, बट जब हम डिवेंचर्स के चैप्टर को रीड करेंगे तो उसमें भी सेम टॉपिक आएगा, बट वहाँ क्या होगा, शेयर्स की जगह बस डिवेंचर हो जाएगा, रेस्ट विल बी द सेम। तो दो चैप्टर्स में जब ये सेम टॉपिक अवेलेबल है हमारे सिलेबस में, तो वी कैन एज्यूम दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वैसे भी बोर्ड एग्जामिनेशन का पास्ट रहा है कि हर एक अल्टरनेट ईयर छोड़ करके, या कहें तो रेगुलरली बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स के लिए आता रहा है। बट वी नो दैट कि इस साल का टर्म 1 बेसिकली OMR शीट पर होने वाला है। तो किस तरह आएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि बड़े टॉपिक्स नहीं आएंगे, बड़े टॉपिक्स भी आएंगे, छोटे टॉपिक्स भी आएंगे। तो बहुत चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि हमारे 1 मार्कर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा सारा का सारा वीडियो और अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत चीज़ें मैं बारीक में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ स्टेप्स के साथ, ठीक है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टेप्स अगर दिमाग में रहेंगे तो हम बड़े इजी तरीके से प्रोसीड्स कर सकेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 3 स्टेप्स में टोटल मैंने इस टॉपिक को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से पहला स्टेप पे हम आ जा रहे हैं। पहला स्टेप मतलब ये वो रिक्वायरमेंट है जिसको देखकर हम एंट्रीज बनाते हैं। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि एंट्रीज आर मेड फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अज्यूम्ड, क्योंकि एसेट्स तो परचेज होता है बट लाइबिलिटीज एक्चुअली परचेज नहीं, लाइबिलिटीज अज्यूम होती हैं या लाइबिलिटीज टेक ओवर होती हैं, जो कि ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी ये कंपनी अपनी कंपनी पे करती है, इफ एनी, मतलब वो कंपल्सरी स्टेप नहीं है। तो जो वेंडर्स के टॉपिक हैं, एक्चुअली वेंडर्स में सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा वेंडर्स क्या होते हैं। वेंडर्स कौन है, जैसे हम लोग सन्ड्री एसेट्स, ये जो एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं, जिनसे परचेज कर रहे हैं उन्हीं को कहते हैं वेंडर्स। जैसा यहाँ लिखा भी हुआ नेम ऑफ द सेलर। हावेवर यहाँ पे सारी बातें मैंने डिटेल में बता रखी है, मैंने पहले भी कहा, बट क्योंकि टॉपिक के अंदर वेंडर्स पहला वर्ड है जो नया है, इसलिए मैंने चाहा वही पहले बता दूं। तो जैसा समझ गए कि जिससे हम एसेट्स परचेज करेंगे उन्हीं को हम वेंडर्स कह रहे हैं। और अब ऑब्वियसली बात है, हम जब किसी से कोई चीज़ परचेज करेंगे तो बदले में तो हमें कुछ पेमेंट्स करने पड़ेंगे ना। लेकिन होता क्या है, इस टॉपिक में हम ये सीखने वाले हैं कि मान लेते हैं हमने 1 लाख रुपीज़ का परचेज किया, 1 लाख रुपीज़ का कोई एसेट्स खरीदा, और उसमें से कुछ रुपए अगर वेंडर्स को इमीडिएटली चाहिए थे इन द फॉर्म ऑफ कैश और चेक, तो वो हमने दे दिए। और जो पैसे बच गए, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ हमने उन बचे हुए अमाउंट्स के लिए उसको बदले में क्या किया, तो हमने शेयर्स इशू किए। यही टॉपिक हमारा ये टॉपिक है कुल मिलाकर, मतलब यही कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक के अंदर कि इशू करना शेयर्स को टू द वेंडर्स फॉर परचेज ऑफ असेट्स, ठीक है। तो उसमें टोटल 3 स्टेप्स हैं, उनमें से मैंने पहला स्टेप जैसा कहा कि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या एंट्री बनाई जाएगी परचेज ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज, अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया हो तो इन्हीं बातों को और डिटेल में ले जाने के लिए, जैसा आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पर, अपने केस ए लिखा है मैंने, उसके लिए कुछ एंट्री और कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हैं। फिर केस बी लिखा है, उसके लिए एक एंट्री और कॉन्सेप्ट है, उसमें भी 2 कैटेगरी 3 कैटेगरी बना रखे हैं। फिर स्टेप 2 में आएंगे आप। तो बता दो टोटल हमारे केस स्टेप 1 में 4 तरह की एंट्रीज हैं, ठीक है। जैसा ये देख रहे हैं आप लोग, एक तरह की एंट्री ये रही, फिर एक तरह की एंट्री ये रही, एक तरह की एंट्री ये रही, और एक तरह की एंट्री ये रही। हमारे क्वेश्चन में इन 4 में से एक एंट्री ही हमेशा मिलेगी, कोई 5वीं एंट्री कोई अलग से एंट्री नहीं है। मतलब ये 4 एंट्रीज जो हम अभी सीखने वाले हैं, इन्हीं में से एक एंट्री हमेशा क्वेश्चन में जरूर मिलेगी, ठीक है। देन हम स्टेप 2 या 3 में जाएंगे। सबसे पहले जो इतना वास्ट स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 1, परचेज ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज इफ एनी, तो उसी को हम डिटेल में ले चलते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो केस है इसके अंदर वो क्या है,
तो वो है ओनली परचेज ऑफ एसेट्स। मतलब क्वेश्चन में अगर ऐसा होता है सिर्फ एसेट्स खरीदा, एंड इट मे बी डिफर कि किसी क्वेश्चन में एक एसेट्स खरीदा, किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा एसेट्स भी खरीद सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट इज सेम कि सिर्फ एसेट्स ही खरीदा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, तो आप कितना पे करोगे उस वेंडर्स को? तो ऑब्वियस सी बात है, जितने रुपए की प्लांट मशीनरी उतना ही तो पे करेंगे। अगर हमने कहा कि प्लांट मशीनरी भी खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग्स भी खरीदा, तो कितना पे करेंगे? तो द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ बोथ दिस। अगर मैं कहूँ फर्नीचर भी खरीद दिया, तो फर्नीचर को मिक्स कर लो उसी में आप। तो इन सबको मिलाकर जो आएगा दैट विल बी द अमाउंट टू बी पेड टू द वेंडर्स। तो इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है। अब नॉर्मली 11th में भी जो आप लोगों ने सीखा उसी एंट्री को यहाँ फॉलो कर सकते हैं। जब भी हम किसी असेट्स को परचेज करते हैं किसी से, तो उस समय हमने ये सीखा एंट्री कि उस असेट्स का नाम, यानी जैसे प्लांट मशीनरी है तो प्लांट मशीनरी डेबिट, फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू उसका नाम जिससे परचेज किया। और जिससे परचेज करते हैं यानी वो सेलर जो है, उसी को इस टॉपिक में हम नाम देते हैं वेंडर्स। बट ध्यान रखना है, वेंडर्स अकाउंट सिर्फ तभी लिखोगे आप जब क्वेश्चन में सेलर का नाम अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन अगर सेलर का नाम अवेलेबल है तो वेंडर्स के जगह क्या आएगा? उसका रियल नेम जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहेगा। ठीक है। और इवन सन्ड्री एसेट्स भी तभी लिखोगे आप जब क्वेश्चन में असेट्स परचेज किया बट नेम नहीं डिफाइन किया। जैसे अगर बोल दिया फर्नीचर तो फर्नीचर लिखिए आप, प्लांट मशीनरी का है तो वही लिखना है, लेकिन जब नेम नहीं डिस्क्राइब्ड है तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा। तो फर्स्ट एंट्री फाइनली क्या बन जाती है? यानी इसके अकॉर्डिंग कि जब परचेज किया हमने असेट्स, तो नई एंट्री नहीं है, वैसे 11th में सीखा हुआ स्टेप है ये सब कुछ, कि सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, जिसमें से सन्ड्री एसेट्स का मतलब क्या है? नेम ऑफ द एसेट्स, एंड वेंडर्स का मतलब है नेम ऑफ द सेलर। तो दैट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज। नाउ केस बी में आते हैं। अभी तो केस ए था जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ असेट्स परचेज हुआ। अब इस केस में क्या है? परचेज ऑफ बोथ असेट्स एंड लायबिलिटीज। यानी अब यहां ऐसा होने वाला है कि आपने जिससे परचेज किया है उसके ही बिजनेस की कोई लायबिलिटीज आपने अज्यूम कर ली है कि आप पे करने वाले हैं म्यूचुअल एग्रीगेशन के साथ। ठीक है। वरना कई बार आप लोग सोचोगे कि लायबिलिटीज परचेज करना क्या होता है। तो मान लेते हैं ऐसा होता है कि आप जो है कुछ परचेज करने गए वेंडर्स के पास, ठीक है ना, वो आपको पहले से जानता है। तो उसने कहा देखिए आपका जो प्लेस है, रेसिडेंशियल प्लेस या बिजनेस प्लेस है, वहां पर एक और शॉपकीपर है, मेरा और उसका आपस में एक उधार है, मुझे उसको पे करने हैं कुछ पैसे, तो मेरे बिहाफ पर वो पेमेंट भी आप उसको कर देना। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं किसी से अगर कोई एसेट्स खरीदूंगा तो उसके बदले तो पे करूंगा मैं उस दुकानदार को, लेकिन उसकी लायबिलिटी भला मैं क्यों पे कर दूं? और अगर मैं पे कर ही दे रहा हूं उसकी लायबिलिटीज, तो बदले में या तो मुझे कैश दे दे, या फिर जो मैं खरीद रहा हूं उसमें से उतना रुपए माइनस हो जाएगा। यही सेम कॉन्सेप्ट यहां भी इन्वॉल्व किया गया है, और इसी को कहते हैं परचेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है। इसमें भी दो के कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन कि जब परचेज कंसिडरेशन नहीं मालूम होगा, नॉट गिवन। अब ये परचेज कंसिडरेशन जो वर्ड आ गया है फिलहाल इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर, तो ये परचेज कंसिडरेशन क्या, हमको ये जानना जरूरी हो जाता है ना। भाई हमने एसेट्स खरीदा, लायबिलिटीज भी लिया, ठीक है, लेकिन इस केस के अंडर एक कंडीशन और डाल दिया कि परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू हमको नहीं मालूम होगी। तो अब जरूरी है ना जानना कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है। तो ये रही उसकी मीनिंग। परचेज कंसिडरेशन इज द अमाउंट। तो पहली बात, परचेज कंसिडरेशन एक अमाउंट है गिवन इन द क्वेश्चन टू बी पेड टू वेंडर्स इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज। ये वो अमाउंट है जो हम वेंडर्स को पे करते हैं जिस चीज को खरीदा उसके बदले। तो ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। अगर हम किसी से 2 लाख रुपए का एसेट्स परचेज करेंगे तो 2 लाख रुपए ही तो अमाउंट पेबल होगा ना। तो 2 लाख को ही तो हम क्या बोलेंगे? परचेज कंसिडरेशन। बिल्कुल सिंपल सी बात है। रियल एक्ट तो यही कहता है कि भाई अगर हम 2 लाख का किसी से कोई चीज खरीद रहे हैं तो व्हाट विल बी द परचेज कंसिडरेशन? इट्स सिंपल, 2 लाख ही तो होगा। लेकिन अगर हम लायबिलिटीज का भी कंडीशन उसी में इंक्लूड कर दें कि 2 लाख का एसेट्स भी खरीदा और उस दुकानदार के कहने पर हम उसके क्रेडिटर्स को मान लो 50,000 रुपीज हम उसको पे करेंगे। हमने आपस में तय किया कि मेरे शॉप के ही आसपास उसके क्रेडिटर्स का शॉप है जिसको 50,000 चुकाने हैं, वो भी मुझे ही कह दिया चुकाने के लिए और मैं तैयार भी हो गया। तो इन दैट केस आप क्या कहोगे कि आप उस दुकानदार को कितने रुपए चुकाओगे? 2 लाख रुपए चुकाओगे या कुछ कम? तो ऑब्वियस सी बात है, आपने 2 लाख का एसेट्स लिया, उसकी लायबिलिटीज को पे करने की जिम्मेदारी आपने ले ली, तो ऑब्वियस सी बात है अब आप उसको कितना देंगे? 1.5 लाख देंगे ना। तो इस तरह से ये बहुत जरूरी है जानना कि परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में क्या दिया है कि नहीं दिया है। तो ये कंडीशन क्या है? परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया है, और जब दिया होगा तो वो स्पेसिफाइड वैल्यू मिलेगी, कितने रुपए पे करना तय हुआ है, जो हम अगले केस में देखेंगे। क्लियर हो गई बात? तो अब तक हमने क्या समझ लिया
कि ये केस बी है जिसके अंदर एसेट्स भी परचेज कर रहे हैं, लायबिलिटीज भी खरीद रहे हैं, साथ साथ ये कंडीशन भी रखना है कि परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू नहीं मालूम होगी। और परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू का मतलब होता है ये वो अमाउंट होगा जो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहता है कि व्हाट इज द अमाउंट दैट इज टू बी पेड टू द वेंडर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है ना। तो ये चीज नहीं है अवेलेबल। तो ऐसे केस में एंट्री क्या बनेगी, जिस एसेट्स को परचेज किया वो एसेट्स अकाउंट डेबिट, और अगर नाम नहीं मालूम तो ऑब्वियसली सन्ड्री एसेट्स ही लिखेंगे, जैसा मैंने अमाउंट में लिखा है गिवन, जो अमाउंट दिया होगा वो लिख दोगे आप। फिर जिस लायबिलिटीज को हमने टेकअप किया है पे करने के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, उस लायबिलिटी का नाम, जैसे क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स, बैंक लोन है तो बैंक लोन, या वट एवर इट इज वो लिखेंगे। नहीं है अवेलेबल तो अगेन सन्ड्री लायबिलिटीज, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में दी गई होगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि ये 2 लाख है तो ये कितना है 50,000 यानी 0.5 लाख। तो ऐसे केस में वेंडर्स यानी जो सप्लायर है उसका हम अमाउंट कितना रखेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस रखेंगे। तो यही है बैलेंसिंग फिगर यानी कि डिफरेंस। तो एंट्री क्या बन गई, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर्स, जिसमें से एसेट्स की वैल्यू दी गई होगी, लायबिलिटीज की वैल्यू भी दी गई होगी, लेकिन कंसिडरेशन यानी वेंडर्स की वैल्यू नहीं दी गई होगी। तो डिफरेंस विल बी रिकॉर्डेड और रिटन इन दैट कॉलम। होप सो सब लोगों को ये बात समझ में आ ही गई होंगी। चलिए तो अब देखते हैं इसका केस बी के ही अंदर दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है। जैसे हमने भी देखा था परचेज कंसिडरेशन क्या था, नहीं दिया था। तो अब कंडीशन क्या है, व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज गिवन, यानी अब क्वेश्चन में हमें बता देंगे कि व्हाट इज द अमाउंट दैट इज एग्जैक्टली टू बी पेड टू द वेंडर्स। देखिए तब इसमें क्या होगा कि एसेट्स की वैल्यू हमें मालूम है, लायबिलिटीज की भी वैल्यू मालूम है, और अब हमें वेंडर्स की वैल्यू भी क्वेश्चन में लिख कर देगा। तो ऐसे केस में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि देयर विल बी अ डिफरेंस। क्यों डिफरेंस आएगा, क्योंकि एसेट्स हमने खरीदा, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एसेट्स हमने परचेज किया 2 लाख का, लायबिलिटीज हमने उसका एज्यूम किया पे करने के लिए कितने का, 0.5 लाख मतलब 50,000 का। तो हमें तो यही मालूम है कि हम उसको 1.5 लाख रुपीज पे कर देंगे तो हमारा उसका उधार खत्म हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर वेंडर्स को जो अमाउंट पे करना है वो इस 1.5 लाख से कुछ अलग दिया जाएगा, तब तो डिफरेंस आएगा ना। अलग का मतलब इससे ज्यादा या इससे कम भी हो सकता है। तो उस डिफरेंस को हम या तो गुडविल अकाउंट कहते हैं या फिर कैपिटल रिजर्व कहते हैं। इनके अपने अपने कंडीशंस हैं, अपने अपने रीजंस हैं, जो दोनों हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है फिर से एक बार सभी को। हमने एसेट्स परचेज किया तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और नाम होगा तो ऑब्वियसली नाम लिखेंगे, एंड वैल्यूज तो डेफिनेटली दी गई होगी। फिर टू सन्ड्री लायबिलिटीज, जिस लायबिलिटीज को हमने टेकअप किया पे करने के लिए, तो टू सन्ड्री लायबिलिटीज उसकी भी वैल्यू दी गई होगी। एंड पिछले केस में हमने देखा कि टू वेंडर्स में हमने डिफरेंस उठा के लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि परचेस कंसिडरेशन नहीं मालूम था, बट अब तो कह रहे हैं ना मालूम रहेगा क्वेश्चन में, तो जो दिया रहेगा वो लिख देंगे। अच्छा देखिए, तो ये बहुत रेयर कंडीशन है कि ऐसे केसेस में जब हमें एसेट्स भी मालूम है, लायबिलिटीज भी मालूम है और कंसिडरेशन भी मालूम है, तो बहुत रेयर होता है कि एंट्री इक्वल आ जाए। बट ज्यादातर पॉसिबिलिटी क्या होती है, डिफरेंस निकल कर आता है। अगर वो डिफरेंस आता है तो भाई सीधी सी बात है, या तो डेबिट में डिफरेंस आएगा और या तो क्रेडिट में आएगा। और डेबिट में अगर डिफरेंस आएगा तो उसका नाम होगा गुडविल अकाउंट, क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो उसका नाम होगा कैपिटल रिजर्व, जो नीचे की एंट्री में है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देता हूं ये, ताकि दिख जाए कि स्क्रीन पर, जैसा देख पा रहे हैं आप सब लोग स्क्रीन पर, कि डेबिट में डिफरेंस आया है तो नाम लिखा गया है क्या चीज, गुडविल का, ये रहा बैलेंसिंग फिगर। और वही डिफरेंस अगर क्रेडिट में आता है तो कैपिटल रिजर्व लिखते हैं एज बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। तो इस तरह से इस एंट्री में क्या देखा हमने, सन्ड्री एसेट्स का अकाउंट लिखा हमने, डेबिट जितनी वैल्यू दी गई थी, फिर टू सन्ड्री लायबिलिटीज लिखा, उसकी वैल्यू जो दी गई थी, परचेस कंसिडरेशन यानी वेंडर्स का नाम लिखा, जितनी वैल्यू दी गई थी, फिर देखा डिफरेंस कहाँ आ रहा है। अगर डेबिट में आ रहा है तो गुडविल अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, उसकी वैल्यू जितनी आएगी डिफरेंस वो लिख देंगे, और अगर डिफरेंस क्रेडिट में आएगा तो टू कैपिटल रिजर्व लिख देंगे, उसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे। यानी लगे हाथ आप लोग इसको भी देख लीजिए तुरंत के तुरंत कि सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट वैल्यू मालूम है, टू सन्ड्री लायबिलिटीज वैल्यू मालूम है, टू वेंडर्स यानी परचेस कंसिडरेशन मालूम है, और इसके बाद अगर डिफरेंस क्रेडिट में आने लगे तो उसका नाम हो गया कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो अब एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने स्टेप नंबर 1 में क्या क्या डिस्कस किया है। तो हमने स्टेप नंबर 1 में ये सीखा कि एंट्री फॉर परचेज, जिसमें से हमने ये सीखा कि सिर्फ और सिर्फ कोई एसेट्स खरीदा है तो उसकी एंट्री सिंपल सी बनाएंगे। फिर सीखा परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, और फिर ये जाना कि परचेज की एंट्री कैसे बनाएंगे अगर एसेट्स भी खरीदा और लायबिलिटीज भी खरीदा, जिसमें हमने ये पहला केस एज्यूम किया कि जब हमें परचेज कंसिडरेशन नहीं मालूम होगा तो उसकी एंट्री ऐसे बनाएंगे। और दूसरा केस ये मालूम हमने एज्यूम किया कि परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू दी गई होगी, तो ऐसे केस में उस एंट्री के साथ एक डिफरेंस भी आएगा, पॉसिबली गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। बट ये जरूर ध्यान रखना है, इट इज नॉट द रूल की डिफरेंस आना कंपलसरी है। मोस्टली आ जाता है बट इट इज नॉट द रूल की आना ही चाहिए, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1 पूरा, 3 में से एक स्टेप पूरा हुआ। तो अब लग रहा होगा आप लोगों को कि बहुत बड़ा स्टेप्स हैं सारे के सारे। नहीं, ऐसा नहीं। पहला ही स्टेप बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा था, क्योंकि हमें डेप्थनेस चाहिए थी उसमें, ठीक है ना, सो दैट कि हम आने वाले क्वेश्चंस को इजीली कर सकें। लेकिन स्टेप 2 बहुत सिंपल सा है, बहुत ईजी है। तो लिखा है इन दिस स्टेप एन एंट्री विल बी मेड फॉर पार्ट पेमेंट टू द वेंडर्स इफ एनी। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया था, जितने का हमने एसेट्स परचेज किया, अगर उसमें से कोई अमाउंट, रैंडम अमाउंट जो हम ले लें, क्वेश्चन में मिलेगा हमें, अपने मन से नहीं, क्वेश्चन मिलेगा, वो अमाउंट हम उनको पे कर रहे हैं इमीडिएटली, उसकी एंट्री है। तो ये तो 11 में सबने बेसिक एंट्री सीखी होगी कि कैश किसी को पे करते हैं तो क्या एंट्री आते हैं, तो उसका नाम डेबिट होता है, टू कैश हो जाता है। चेक से पे करते हैं तो टू बैंक हो जाता है, और बिल्स पेबल एक्सेप्ट करते हैं तो टू बिल्स पेबल हो जाता है। यही सेम चीज आपके इस टॉपिक में इन्वॉल्व हो जाता है। तो जिसको हम पेमेंट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, वेंडर्स। सॉरी, नाम नहीं है तो उसका एक कैटेगरी नेम है। नाम मालूम होगा तो उसका कंपनी का नाम डेफिनेटली लिख देंगे। तो ये डेबिट, और क्या होगा इसका अमाउंट टू बी पेड, जो क्वेश्चन में बताया जाएगा कितना अमाउंट पे करना है वही अमाउंट यहाँ लिख देंगे। टू कैश अकाउंट अगर पेमेंट कैश में होता है तो, टू बैंक अकाउंट अगर पेमेंट होता है चेक से या फिर ड्राफ्ट से, और टू बिल्स पेबल अकाउंट अगर हमने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया है तो इट इज वेरी सिंपल। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये स्टेप में लिखा भी है इफ एनी, यानी ये पार्ट पेमेंट होगा, इट इज नॉट कंपलसरी। बहुत कम क्वेश्चंस में देखने को मिलता है ये स्टेप, बट दिस इज अ स्टेप, दैट्स व्हाई मैंने इंक्लूड किया है। तो सिंपल सी एंट्री है, या तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, मैं हाईलाइट करता हूं, या तो एंट्री बनेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर एंट्री बनेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक जब पेमेंट चेक्स या ड्राफ्ट से होगा, या फिर एंट्री बनेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेपर। ये किस चीज के लिए है, एंट्री फॉर पार्ट पेमेंट, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हुआ तो जैसा मैंने कहा था ये बहुत सिंपल होगा स्टेप। ना थर्ड स्टेप, ये है हमारे इस टॉपिक का मेन हिस्सा, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि शेयर्स को इशू कैसे किया जाता है और एंट्री कैसे बनाई जाती है। तो थर्ड स्टेप इज फॉर इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन, मतलब परचेज के बदले जो अमाउंट पेबल तय हुआ है उसके बदले हम कितने शेयर्स ऑफर करेंगे उसको। तो देखिए सीधी सी बात है, हमने जैसे 5 लाख रुपए का किसी से कोई एसेट्स परचेज किया, 5 लाख में से 1 लाख रुपए हमने उसको इमीडिएटली पे कर दिए, तो बचते हैं 4 लाख। इस 4 लाख के ही बदले हम उनको दे रहे हैं क्या चीज, शेयर्स। तो उसी शेयर्स के लिए हमें जानना जरूरी है कि 4 लाख रुपए के अमाउंट को चुकाने के लिए आप कितने शेयर्स दे दोगे जिससे आपका 4 लाख रुपए का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। तो इट इज वेरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, जितने रुपए पे करने हैं आपको उस वैल्यू को डिवाइड कर दो आप उस चीज की फेस वैल्यू से जिस चीज को आप देना चाहते हैं, तो यू विल गेट द अमाउंट, दैट नंबर, कि कितने शेयर्स हम देंगे उसको। एंड दैट इज द पॉइंट जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। जैसा मैंने कहा था, मैं बताऊंगा कि इसमें 1 मार्कर्स क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं। थोड़ा मैं देखो यहां भी आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूं। जैसे आपके इस फर्स्ट एंट्री में कोई ऐसा पॉइंट नहीं बनता है जो 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सके, इसमें भी नहीं बनता कोई खास, बट डेफिनेटली इन जगहों पर डेफिनेटली बनता है। गुडविल की वैल्यू क्या होगी या कैपिटल रिजर्व कितने का होगा, ये एग्जाम में पूछने का पॉइंट एग्जैक्टली बनता है। इसलिए फर्स्ट एंट्री पे बड़ा बारीकी से मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है और समझाया है। नाउ यहां भी बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान देंगे सभी लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट एज बैलेंस अमाउंट, ठीक है ना, कितना है बैलेंस अमाउंट, वो कैसे पता लगाएं। तो पहले हमें जानना होगा व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो ऑब्वियसली बात है, या तो वो क्वेश्चन में दिया होगा तो उतना ही लेके चलेंगे, और या फिर क्वेश्चन में नहीं होगा तो एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस ही यहाँ पे रहता है परचेज कंसिडरेशन में। फिर माइनस जो हमने अमाउंट पे कर दिया था, जो बच गया है, दैट इज द रिमेनिंग अमाउंट और बैलेंस अमाउंट। इट इज क्वाइट प्रैक्टिकल, नथिंग न्यू। नाउ अब इसमें भी 2 केस हम लेंगे। पहला केस जैसे सामने स्क्रीन पर आप सभी लोग देख पा रहे हो, क्या लिखा है, केस नंबर 1 या ए, इशू एट पार। जैसा कि मैंने अपने पिछले सारे वीडियोस में बताया है कई बार कि कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद से ये बात बता दी गई कि इशू आर ऑफ शेयर्स कैन बी मेड ईदर ऑन एट पार और एट प्रीमियम। जो एट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है वो डिलीट हो चुका है या परमिशन नहीं है। तो इसीलिए 2 ही कंडीशंस मिलेंगे अब इशू के केस में, या तो एट पार और या तो एट प्रीमियम। और एक बात, जैसे मैंने बताया था कि चैप्टर के स्टार्टिंग में कि इश्यू जो होते हैं शेयर्स के, उसके कई कैटेगरीज हैं, कई रीजंस हैं। उसमें से एक था पब्लिक को इश्यू करना, एक रीजन था प्रमोटर्स को इश्यू करना, जिसकी हम एंट्रीज को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। फिर आता है वेंडर्स जो आज सीख रहे हैं, और फिर उसके बाद आता है एम्प्लॉयज को शेयर इशू करना, ठीक है। तो इन सभी शेयर्स को इशू करने में जो पब्लिक के शेयर्स ऑफरिंग है, उसी में सिर्फ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल का हिसाब किताब होता है।
प्रमोटर्स को इश्यू करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रमोटर्स को सर्विस के बदले देते हैं, कोई कैश उनसे नहीं लेते हैं। वेंडर्स को ऑफर करते हैं तो भी उनसे पैसे नहीं ले रहे, इसलिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं हो सकता। एम्प्लॉयज को देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉय से तो पैसे लेंगे, है ना, लेकिन वो पैसे उनसे एक ही बार में ले लिए जाते हैं, इसलिए यहां भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट जैसा कुछ नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इश्यू ही वो कंडीशन है जहां पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का कंडीशंस मिलता है, रेस्ट किसी में भी नहीं होता है। तो फाइनली हम आ जाते हैं वेंडर्स को शेयर ऑफर करने की एंट्री में। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि रूल के मुताबिक डेबिट द रिसीवर, तो वेंडर्स इज अ पर्सनल अकाउंट, तो रिसीवर ऑफ शेयर्स हैं इसलिए वो डेबिट हो जाएंगे। टू, उनको जो चीज हम दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है शेयर्स दे रहे हैं तो शेयर कैपिटल लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि इक्विटी शेयर्स है या प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो नाम भी लिख दोगे आप, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इन दोनों की वैल्यूज में कहां से अमाउंट लाएंगे, तो वेंडर्स का अमाउंट क्या है, बैलेंस अमाउंट, और बैलेंस अमाउंट कैसे निकालते हैं मैंने यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला लिखकर भी दे ही दिया है, हावेवर कोई खास जरूरत नहीं इस फॉर्मूले की, फिर भी मैंने दे दिया। शेयर कैपिटल का एक फॉर्मूला है, उसको जरूर ध्यान रखेंगे सभी, नंबर ऑफ शेयर्स, ये नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है हमको, है ना, कितने शेयर्स हमको देने पड़ेंगे, और इनटू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, जो लिखा होता है ना, एट द रेट ₹10 ईच, एट द रेट ₹100 ईच, तो दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर, तो वो अमाउंट लेकर मल्टीप्लाई करना होगा, तो दैट विल बी द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, और वेंडर्स का मतलब बैलेंस अमाउंट, ठीक है। तो अब ये तो एंट्री बन गई, वैल्यू मान लो हम लिख देते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि हाउ टू गेट दिस अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाला जाए, तो ये रहा उसका भी फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू बैलेंस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, मतलब जो अमाउंट हम यहां लिख रहे हैं डेबिट में, जितना हमें वेंडर्स को चुकाना है वो अमाउंट पहले लिखेंगे, अपॉन फेस वैल्यू, किसकी फेस वैल्यू, शेयर्स की। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि 4 लाख है वो अमाउंट जो हमें चुकाना है ना, तो देखिए मैं एक बार स्क्रीन पे लिख के दिखाता हूं, लाइक ये रहा हमारा 4 लाख का अमाउंट जो हमें चुकाना है, डिवाइड बाय फेस वैल्यू क्या है, जैसे कि 10 रुपए, तो एक जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा आपका 40,000 शेयर्स, यानी हम उनको 40,000 शेयर ऑफर करने वाले हैं, जिससे कि उनका उधार खत्म हो जाएगा, ये है इसका सिंपल सा मतलब, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया और हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, फिर यही नंबर ऑफ शेयर्स यूज करेंगे यहां पर और मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, तो हमें अमाउंट मिल जाएगा किसका, शेयर कैपिटल का। तो आई थिंक सबको ये बात क्लियर हो ही गई होगी। तो केस ए खत्म हुआ, यानी एट पार का ऑफर खत्म हो जाता है, और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, यानी इशू एट प्रीमियम का कंडीशन, यानी वेंडर्स को जो शेयर हम देंगे बैलेंस अमाउंट के लिए वो प्रीमियम पर ऑफर करेंगे, यानी मोर देन द फेस वैल्यू। इन दैट केस एंट्री में कहां बदलाव होगा, खैर आप सभी लोगों ने पिछले वीडियोस में सीखा ही है, जाना ही है कि प्रीमियम के लिए हम लोग जो अकाउंट यूज करते हैं वो नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो ये बात तो कोई नई नहीं है, इसी को कंफर्म करना है लेकर के। अच्छा, अब जरा पिछले एंट्री से अगर कंपेयर करते हैं, तो पिछले में यानी एट पार में हमने एंट्री बनाई थी वेंडर्स अकाउंट टू शेयर कैपिटल, तो इतना तो अभी भी दिख रहा है, लेकिन प्रीमियम पर इशू किया है तो क्रेडिट में टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा, तो है ना, बड़ा आसान तरीके से समझोगे आप तो बड़ा आसान लगेगा। वेंडर्स को शेयर इशू करने की बेसिक एंट्री है वेंडर्स अकाउंट टू शेयर कैपिटल, एट पार है तो इतना ही रहेगा, एट प्रीमियम है तो बस प्रीमियम भी इन्वॉल्व कर देना है ना। अब वैल्यूज की बात करते हैं कि वैल्यू कहां से आएंगी, तो सबसे पहले तो फिर वही है कि वेंडर्स का मतलब क्या है, बैलेंस अमाउंट, जो अमाउंट बच गया था इमीडिएट पेमेंट के बाद, और शेयर कैपिटल का भी रूल वही है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नया है तो उसका रूल क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ प्रीमियम, तो वही नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, वैसे ही निकालना है, लेकिन रेट ऑफ प्रीमियम से यहां मल्टीप्लाई करना है। बट एक चीज तो बदलेगा, क्योंकि एट पार की जगह एट प्रीमियम है, तो यहां पर आपको अब जानना है, समझना है कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो बता दूं, यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, जैसे देखो आपके सामने ये फॉर्मूला है, एट पार पर नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, तो बैलेंस अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। अब इसी को देख के समझ सकते हैं कि प्रीमियम वाले कैसे निकालेंगे, बैलेंस अमाउंट तो एज इट इज ही रहेगा, बट फेस वैल्यू के साथ यहां प्लस कर देंगे प्रीमियम का अमाउंट, बस इतना करना है। जैसे कि आपकी फेस वैल्यू है 10, प्रीमियम मान लो ₹1 का, तो 10 + 1 इससे डिवाइड करेंगे किसको, जो ऊपर का अमाउंट होगा, बस इतना ही फर्क होगा, बाकी तो सब वैसे ही होगा। तो आई थिंक सबको ये बात क्लियर हो ही गई होगी। तो अब हम जैसा हमेशा करते हैं वो है कि एंट्रीज को अब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम न्यूमेरिकल्स। तो 2 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो मैंने लिया है, सो दैट कि हम आज कम से कम जितना स्टेप सीख रहे हैं उसको तो एक बार रिकॉग्नाइज कर ही लें, और डेफिनेटली इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा मैं, जिसमें आप लोगों को इसके अदर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, टफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जिससे कि और डिटेल्स में इस टॉपिक को सीख सको। क्वेश्चन पे आते हैं पहले, राघव लिमिटेड परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹8 लाख। तो राघव लिमिटेड कौन है, वेंडर्स नहीं है, ये वो है जिन्होंने खरीदा, क्या खरीदा, प्लांट मशीन खरीदा, कितने का, 8 लाख का, किससे,
फ्रॉम गामा लिमिटेड। तो देखो किससे खरीदा है, वही तो है सेलर, तो सेलर का नाम तुमको मिल गया, तो दैट मीन्स वेंडर्स वर्ड नहीं लिखेंगे, ये है उनका नाम। क्लियर। इट पेड 25% ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली, जितने का खरीदा उसमें से 25% तुरंत चुका दिया है बाय चेक। एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट, जो बाकी का 75% रह जाता उसके लिए कह रहे हैं इश्यू किया गया इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, प्रीमियम ऑफ 20%। क्लियर है। तो इससे हमें एंट्री बनानी है, तो एंट्री वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो ये रही पहली एंट्री। देखिए ध्यान से, सन्ड्री एसेट्स हमने नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एसेट्स का नाम डिफाइन है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, अगेन वेंडर्स ने लिखा क्योंकि वेंडर्स का नाम भी डिफाइन है, गामा लिमिटेड। कितने में परचेज किया? 8 लाख। तो ये केस कौन सा हो गया? सिंपल असेट्स परचेज। यहां लायबिलिटीज नहीं परचेज हुआ, तो ओनली परचेज ऑफ एसेट्स के हिसाब से एंट्री बनाई गई। नेक्स्ट एंट्री कि उस वेंडर्स यानी गामा लिमिटेड को 8 लाख में से कुछ पार्ट पेमेंट हुआ है, तो, और बोला भी था 25% हुआ है, इसलिए देखिए मैंने निकाल के दिखा दिया है कि गामा लिमिटेड टू बैंक, क्योंकि चेक से पेड हुआ था 8 लाख का 25%, जो ऑब्वियसली 2 लाख रुपए आएगा। तो इस तरह से सेकंड स्टेप की एंट्री भी बन जाती है। फिर आते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ, थर्ड स्टेप की तरफ, जिसमें हमने कहा बैलेंस अमाउंट के लिए शेयर्स को हम ऑफर करते हैं या इश्यू करते हैं, तो उसकी एंट्री। तो ये रहा उसके लिए स्टेप। गामा लिमिटेड यानी वेंडर्स का नाम एक बार डेबिट फिर से हुआ, लेकिन 6 लाख। 6 लाख कहां से आया? 8 लाख रुपए पे करने थे हमको, 2 लाख रुपए दे चुके हैं, तो 6 लाख तो बचेगा ना, तो इसलिए 6 लाख को फॉलो करना है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने पहले ही कहा था अगर शेयर्स का नाम मालूम रहेगा तो उसका नाम ही लिखना होगा, यानी इक्विटी शेयर्स। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बट मैक्सिमम बच्चे यहां गलती कर देते हैं इनकी वैल्यूज को पुट करने में, है ना, ये गलती नहीं करनी, ध्यान से समझना है कि इन वैल्यूज को तब तक आप मत फिल करो जब तक आप ये वर्किंग नोट ना पूरा कर लो। अगर आप बिना वर्किंग नोट बनाए यहां पे डेटा लिखने लगे तो 110% मिस्टेक करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो इसके अमाउंट को आप भर दो। गामा लिमिटेड में कितना होगा? बैलेंस अमाउंट होगा, जो इस तरह से निकाल लेना है। लेकिन जो ये शेयर कैपिटल और प्रीमियम रिजर्व लिखा, उसकी वैल्यू को तब तक मत लिखो आप जब तक कि आप इसको ना सॉल्व कर लो। तो इसलिए इसको खाली छोड़ेंगे हम आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाले। तो बैलेंस अमाउंट जो पे करना था वो है 6 लाख, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 100 था, और प्रीमियम बोला गया था 20%। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 6 लाख डिवाइड बाय 120, कैसे आया 120? 100 रुपीज़ का 20% कितना आएगा? 20 ही आएगा। तो 100 + 20 कितना हो गया? 120। अब डिवाइड करना आप सभी को आता है, 120 से 600 कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो 5000 शेयर्स, ये आ गया हमारा नंबर ऑफ शेयर्स। तो बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ टॉपिक है ये। तो 5000 शेयर्स वो निकल गए हैं जो हम वेंडर्स को देने वाले हैं। इसी को यूज करेंगे प्रीमियम के लिए और इसी को यूज करेंगे शेयर कैपिटल के लिए भी, और तब जाकर आपको ये वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगी। वरना लोग क्या करते हैं ना कि जो वेंडर्स की वैल्यू यहां लिखी होती है, इसका 20%, क्योंकि प्रीमियम था तो 20% इसमें लिख देते हैं, जो बच जाता है इसमें लिख देते हैं। और आप देख सकते हो जो वैल्यूज 20% निकालने पर आएगी वो इतनी नहीं आएगी। तो बच्चे अक्सर वो गलतियां कर बैठते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इन वैल्यूज को तब तक आप नहीं लिखेंगे जब तक कि आप इस वर्किंग नोट को ना कर लें। ठीक है। तो 5000 शेयर्स आ चुके हैं। तो रूल बताया गया था इक्विटी शेयर या शेयर कैपिटल में क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब यही 5000 जैसा यहां दिखाया है मैंने ब्रैकेट में, इनटू फेस वैल्यू जो 100 था, तो वो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो ये रहा सामने 5 लाख। और प्रीमियम रिजर्व का भी रूल बताया था मैंने, नंबर ऑफ शेयर्स यानी 5000 इंटू रेट ऑफ प्रीमियम, जो कि 20 रुपीज था, परसेंटेज नहीं, रेट ऑफ प्रीमियम, जो कि प्रीमियम फेस वैल्यू में से निकल कर आया 20 रुपया। तो 5000 इंटू 20 यानी 1 लाख रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और फिर क्रॉस चेक कर लेना है आपको कि डेबिट और क्रेडिट बराबर आ गया कि नहीं आया। अगर बराबर आ गया तो डेफिनेटली हमारा कैलकुलेशन की तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है। तो तीनों स्टेप्स पूरे हो गए एंड इन दैट वे ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अब आते हैं एक सेकंड क्वेश्चन और ले लेते हैं, ताकि आज जितना हमने सीखा वो थोड़ा सॉलिड हो सके। और जैसा मैंने कहा कुछ टफ क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलूंगा आपको। तो यहां लिखा है लोटस लिमिटेड परचेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग्स ऑफ ₹12 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदा है लोटस लिमिटेड ने, तो ये वेंडर्स नहीं है, दे आर द परचेजर। एंड प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदा है, कितने का? 3 लाख का, फ्रॉम रोज लिमिटेड। तो अगेन आप देख सकते हो यहां वेंडर्स का नाम मिल चुका है, वो है रोज लिमिटेड। लेकिन इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन के मुकाबले क्या हो गया है, लैंड बिल्डिंग भी खरीदा, प्लांट मशीन भी खरीदा, यानी एक नहीं 2 एसेट्स, लेकिन अभी भी लायबिलिटीज नहीं खरीदा है। इसीलिए वो जो टफ एक्सट्रीम कंडीशन है वो अभी भी क्वेश्चन में नहीं है। द परचेज कंसिडरेशन वॉज पेड और डिस्चार्ज, जो अमाउंट बदले में पे करना है वो कैसे किया गया, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 ईच एट पार।
है ना। तो देख सकते हो आप तीनों स्टेप तो इस क्वेश्चन में नहीं दिखाई दे रहे हैं। परचेजिंग का तो स्टेप्स मिल गया, शेयर्स को ऑफर करने का भी स्टेप दिख गया, लेकिन पार्ट पेमेंट जो इमीडिएट वाला होता है वो तो नहीं दिखाई दिया। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 एंट्रियां ही बनेंगी जिससे कि ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब आते हैं हम दोनों एंट्रीज की तरफ। तो ये रहा सामने पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन। तो हमने एक नहीं 2 एसेट्स खरीदे हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट विद द गिवन अमाउंट 12 लाख, प्लान एंड मशीनरी भी डेबिट विद द अगेन गिवन अमाउंट 3 लाख। तो इन दोनों को मिला लो आप, कितना हो गया 15 लाख। दैट इज द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन दैट इज टू बी पेड टू द वेंडर्स, जो कि नाम है रोज लिमिटेड। तो 15 लाख। तो जब तक क्वेश्चन में लायबिलिटीज ना हो तब तक तो ये मान के चलो आप कि वेंडर्स की वैल्यू एग्जैक्टली वही होगी जो एसेट्स की वैल्यू है, जितने का हमने खरीदा। अब हमें यही 15 लाख रुपए चुकाने हैं, लेकिन पार्ट पेमेंट तो हुआ नहीं। तो ये पूरा का पूरा 15 लाख कैसे पेड होने जा रहा है, शेयर्स को ऑफर करके। तो रोज लिमिटेड यानी वेंडर्स का नाम डेबिट, सेम विथ 15 लाख, क्योंकि यही बैलेंस अमाउंट होगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये भी सेम 15 लाख होगा। लेकिन डायरेक्ट इसकी वैल्यू को आप कभी, मैं कहता हूं, नहीं निकालो, आपकी आदत बिगड़ जाएगी। वर्किंग नोट पहले बनाइए। नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स में अगेन बैलेंस अमाउंट टू बी पेड 15 लाख डिवाइड बाई फेस वैल्यू ₹10 ईच, तो आ जाएगा 1,50,000 शेयर्स। एंड देन रूल अप्लाई कर दिया, 1,50,000 इंटू फेस वैल्यू, तो आ जाएगा 15 लाख। ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था, इस आखिरी के एंट्रीज में भी हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है एक नंबर के लिए कि व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड या इशू टू द वेंडर्स। तो आंसर क्या हो गया, 1.5 लाख शेयर्स। तो जब तक आप इसको नहीं करोगे तो ये जवाब नहीं मिलेगा। या ऊपर के क्वेश्चन में ही पूछ लिया व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स इशू टू द वेंडर्स, तो जवाब 5,000 शेयर्स आया था यहाँ पर, जो हमने इस तरह से निकाला था। तो ये सब ट्रिक्स हमें पता होने चाहिए बिना वर्किंग नोट के, इसलिए कभी भी नहीं करना चाहिए आप सबको। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था, और होप्स हो कि जितनी भी बातें मैंने समझाई, जो स्टेप्स समझाए, जो क्वेश्चन समझाए, वो सब के सब एग्जैक्टली सबको समझ में आए हैं। तो जैसा मैंने कहा, नेक्स्ट पार्ट में जरूर मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ, सो दैट कि टॉपिक कंप्लीटली खत्म हो जाए। तो टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें, वीडियो शेयर करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।